हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय प्रयास चैनल। आपका इस चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट सेट नंबर 2 और हम लोग बीएसओ और बीएससी का प्रैक्टिस सेट कर रहे थे, जिसमें सेट नंबर 2 का 40 क्वेश्चन किए थे स्टूडेंट। बाकी जो बचा हुआ क्वेश्चन है वो आज करेंगे। तो और इसमें जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा स्टूडेंट, उसको एक्सप्लेनेशन भी वो अच्छे से करेंगे। और ये सेट हर एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो देखते हैं स्टूडेंट। अब कल जीके और जीएस का क्वेश्चन था स्टूडेंट, ज्योग्राफी, करंट, ये सब का क्वेश्चन था। आज जो 41 से क्वेश्चन है वो है साइंस का। तो पढ़ेंगे स्टूडेंट। फर्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर, पाइरहेलियोमीटर जिसका अनुप्रयोग सौर विकिरण मापने में किया जाता है, यह किस नियम पर आधारित है? तो पाइरहेलियोमीटर जिसका अनुप्रयोग सौर विकिरण मापने में किया जाता है, यह किस नियम पर आधारित है? तो यह आधारित है स्टूडेंट स्टीफन का नियम। तो पाइरहेलियोमीटर इसका प्रयोग किया जाता है स्टूडेंट, सौर विकिरण को मापने में किया जाता है। और यह किस नियम पर आधारित है? तो यह जो स्टीफन के नियम पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे स्टूडेंट। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो फर्स्ट जो सेंटेंस दिया हुआ है इसमें स्टूडेंट कि ध्वनि की जो चाल होता है, ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये सही है। ध्वनि की जब चाल होता है उस पर दाब का कोई प्रभाव जो है नहीं पड़ता है। नेक्स्ट ऑप्शन है आर्द्रता बढ़ने पर ध्वनि की चाल कम हो जाती है। तो नहीं, आर्द्रता बढ़ने पर ध्वनि की जो चाल होती है स्टूडेंट वो अधिक हो जाती है। इसीलिए इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट कि ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये सही है। और आर्द्रता बढ़ने पर ध्वनि का चाल कम हो जाता है। तो नहीं, आर्द्रता बढ़ने पर जो है ध्वनि की चाल जो है अधिक हो जाती है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति कैसी होती है? तो जो समतल जो दर्पण, पहले दर्पण कितने प्रकार का होता है स्टूडेंट? 3 प्रकार का, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और समतल दर्पण। तो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है उसकी स्थिति एवं प्रकृति पूछ रहा है कि कैसी होती है। तो जो समतल दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति होती है, काल्पनिक एवं वस्तु के आकार की होती है। तो समतल दर्पण में जो बना प्रतिबिंब होता है उसकी स्थिति और प्रकृति काल्पनिक एवं वस्तु के आकार का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, चंद्रमा की सतह पर पलायन वेग का मान लगभग कितना है? तो चंद्रमा की सतह पर पलायन वेग का मान होता है 2.4 किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो चंद्रमा की सतह पर पलायन वेग का मान कितना होता है स्टूडेंट? वो भी लगभग में, तो 2.4 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे स्टूडेंट कि निम्नलिखित को सुमेलित करें। तो इसमें दिया हुआ है ऑडियोमीटर। तो ऑडियोमीटर से क्या मापा जाता है स्टूडेंट? तो ध्वनि की तीव्रता मापने में ऑडियोमीटर का उपयोग किया जाता है। सेकंड है ओडोमीटर। ओडोमीटर का उपयोग कहाँ होता है स्टूडेंट? तो ओडोमीटर का होता है वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापने में ओडोमीटर का उपयोग होता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट अल्टीमीटर। अल्टीमीटर का उपयोग होता है विमान की ऊंचाई मापने में अल्टीमीटर का उपयोग होता है। और ऑक्जेनोमीटर का उपयोग कहाँ होता है स्टूडेंट? तो पौधे की वृद्धि मापने में ऑक्जेनोमीटर का उपयोग होता है। तो इसको एक बार फिर से पढ़ लेंगे स्टूडेंट कि ऑडियोमीटर से क्या मापते हैं? तो ध्वनि की तीव्रता मापते हैं। ओडोमीटर से क्या मापते हैं? तो वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापते हैं। और अल्टीमीटर से क्या मापते हैं? तो विमान की ऊंचाई मापने में उपयोग होता है अल्टीमीटर। और ऑक्जेनोमीटर से पौधे की वृद्धि मापते हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2, 1, 3, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, यदि लकड़ी लोहे व मोम के समान आकार के टुकड़े को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाए, यदि जो है लकड़ी, लोहा व मोम जो है इसको समान आकार के ले लेंगे और समान आकार के टुकड़े को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर अगर गिराया जाए
इसमें जो है वायु अनुपस्थित हो तो उनके पृथ्वी पर पहुंचने का क्रम जो है क्या होगा। तो पूछ रहा है स्टूडेंट कि लकड़ी, लोहा, मोम के जो है समान आकार के टुकड़े को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाए, जिसमें जो है वायु जो है अनुपस्थित होगा, तो उनके पृथ्वी पर पहुंचने का क्रम क्या होगा। तो तीनों जो है एक साथ पहुंचेंगे स्टूडेंट। फर्स्ट ऑप्शन था लोहा पहले पहुंचेगा, नहीं। लकड़ी पहले पहुंचेगा, नहीं। तीनों जो है एक ही साथ पहुंचेंगे, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट कि एक ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सी राशि अपरिवर्तित रहती है। पूछ रहा है इसमें स्टूडेंट कि जब एक ध्वनि तरंग है जो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो निम्नलिखित में से कौन सी राशि जो है अपरिवर्तित रहती है। तो फर्स्ट ऑप्शन है स्टूडेंट तरंगदैर्घ्य। तो तरंगदैर्घ्य जो है परिवर्तित होता है। सेकंड ऑप्शन है आयाम, ये भी जो है परिवर्तित होता है। थर्ड ऑप्शन है चाल, ये भी परिवर्तित होता है। और फोर्थ है आवृत्ति। तो जो है आवृत्ति जो है परिवर्तित नहीं होता है। जब ध्वनि तरंग जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो कौन सी राशि अपरिवर्तित रहती है। तो आवृत्ति जो है अपरिवर्तित रहती है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र प्रत्यावर्ती वोल्टेज को घटाने या बढ़ाने का कार्य करता है। तो पूछ रहा है स्टूडेंट कि कौन सा यंत्र होता है जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज को घटाने या बढ़ाने का कार्य करता है। तो वो होता है ट्रांसफॉर्मर। तो प्रत्यावर्ती वोल्टेज को घटाने या बढ़ाने का कार्य कौन करता है स्टूडेंट। तो ट्रांसफॉर्मर करता है। नेक्स्ट ऑप्शन है स्टूडेंट शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है जिसे कहते हैं। तो शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है जिसे क्या कहते हैं स्टूडेंट। तो शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है जिसे क्या कहते हैं। तो इसे कहते हैं म्यूटुलिज्म। तो शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है जिसे कहते हैं म्यूटुलिज्म कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा किस रूप में जमा होती है। तो यकृत एवं मांसपेशियां जो होता है, यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा किस रूप में जमा होती है। तो ग्लाइकोजेन के रूप में जमा होती है। तो इसमें पूछ रहा था स्टूडेंट क्वेश्चन कि यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा किस रूप में जमा होती है। तो ग्लाइकोजेन के रूप में जमा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट कि मम्स या गलसुआ बीमारी किसके द्वारा फैलता है। तो मम्स या जो गलसुआ जो बीमारी है किसके द्वारा फैलता है स्टूडेंट। तो ये फैलता है वायरस के द्वारा। तो मम्स या गलसुआ बीमारी किसके द्वारा फैलता है। तो ये फैलता है वायरस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट निम्नलिखित में से कौन सा कारण मानव रक्त की श्यानता के लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट कि कौन सा कारण जो है मानव रक्त की श्यानता के लिए जिम्मेदार है। तो ये जिम्मेदार है रक्त में जो प्रोटीन होता है उससे मानव रक्त की श्यानता के लिए जिम्मेदार है। तो कौन सा कारण जो है मानव रक्त की श्यानता के लिए जिम्मेदार है। तो रक्त में प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेल नहीं है। तो ऑप्शन 1 है विटामिन ए। तो विटामिन ए पालक दिया हुआ है स्टूडेंट। तो पालक में विटामिन ए होता है तो इसीलिए सही है। नेक्स्ट ऑप्शन है स्टूडेंट विटामिन बी1 दिया हुआ है और संतरा दिया हुआ है। तो संतरा में जो होता है स्टूडेंट विटामिन सी होता है। तो यही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन सा युग्म सही सुमेल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्योंकि संतरा में जो होता है विटामिन सी होता है। नेक्स्ट ऑप्शन है स्टूडेंट टमाटर में होता है विटामिन सी। और नेक्स्ट ऑप्शन है विटामिन के और इसके दिया हुआ है सोयाबीन। तो सोयाबीन में पाया जाता है स्टूडेंट विटामिन के। तो इसका तो सब सही है स्टूडेंट इसमें, लेकिन ऑप्शन नंबर बी जो है गलत है। तो इसका हो जाएगा बी क्योंकि संतरा में विटामिन सी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट जंतु कोशिका में गति किसके द्वारा होती है। तो जंतु कोशिका में जो है गति किसके द्वारा होती है स्टूडेंट। तो ये होती है
जंतु कोशिका में जो गति होती है सीलिया के द्वारा होती है। तो जंतु जो कोशिका होता है स्टूडेंट, इसमें गति किसके द्वारा होती है? तो ये होती है सीलिया के द्वारा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, नीचे दो कथन दिए गए जिनमें ए अभिकथन और आर कारण है। तो अभिकथन जो है ए जो है स्टूडेंट ये दिया गया है। तो ए है इसमें कि एक ही दंपति की संतानें आनुवांशिक स्तर पर असमान होती है। और कारण इसका दिया हुआ स्टूडेंट कि समसूत्री विभाजन में अलग अलग आनुवांशिक लक्षण के अंडाणु एवं शुक्राणु का निर्माण होता है। तो इसमें जो है कारण दिया हुआ है स्टूडेंट कि समसूत्री विभाजन में अलग अलग आनुवांशिक लक्षण के अंडाणु एवं शुक्राणु का निर्माण होता है। तो इसमें जो पूछ रहा है स्टूडेंट कि अभिकथन भी दिया हुआ है कि एक ही दंपति की संतानें आनुवांशिक स्तर पर असमान होती है। तो ये सही है स्टूडेंट कि एक ही दंपति की जो संतान होती है आनुवांशिक स्तर पर असमान होती है। इसका जो है कारण दिया हुआ है स्टूडेंट कि समसूत्री विभाजन में अलग अलग आनुवांशिक लक्षण के अंडाणु एवं शुक्राणु का निर्माण होता है। तो नहीं, इसका जो है अभिकथन सही है और कारण गलत है। तो इसका जो है अभिकथन ये सत्य है लेकिन कारण असत्य है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट कि चमगादड़ किस कारण से पक्षियों से भिन्न होता है। तो जो चमगादड़ होता है स्टूडेंट किस कारण से पक्षियों से भिन्न होता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है पंख का भिन्न होना, सेकंड ऑप्शन है डायफ्राम की उपस्थिति, थर्ड ऑप्शन है पैरों का भिन्न होना और फोर्थ ऑप्शन है शरीर की बनावट। तो चमगादड़ जो है किस कारण से पक्षियों से भिन्न होता है स्टूडेंट? तो डायफ्राम की उपस्थिति के कारण से होता है। ये चमगादड़ जो है पक्षियों से भिन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन गैसीय अवस्था में होता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा पादप जो हार्मोन है गैसीय अवस्था में होता है स्टूडेंट? तो ये फर्स्ट ऑप्शन है ऑक्सिन, सेकंड है जिब्रेलिन और थर्ड है साइटोकाइनिन और फोर्थ है एथिलीन। तो कौन सा पादप हार्मोन गैसीय अवस्था में होता है? तो ये होता है एथिलीन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट मॉडर्न हिस्ट्री का और इसमें पूछा है कि किस आंदोलन को उलगुलान विद्रोह के नाम से जाना जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है बिरसा मुंडा आंदोलन, सेकंड है संथाल विद्रोह, थर्ड है ताना भगत आंदोलन और फोर्थ है बहावी आंदोलन। तो किस आंदोलन को उलगुलान विद्रोह के नाम से जाना जाता है? तो बिरसा मुंडा आंदोलन को जो है उलगुलान विद्रोह के नाम से जाना जाता है स्टूडेंट। और ये उलगुलान जो विद्रोह हुआ था ये कहाँ हुआ था स्टूडेंट? तो छोटा नागपुर वाले क्षेत्र में हुआ था उलगुलान विद्रोह। और इसका सेकंड जो ऑप्शन है ये संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह कब हुआ था स्टूडेंट? तो ये हुआ था 1855-56 में हुआ था। और तो संथाल विद्रोह कब हुआ था स्टूडेंट? तो ये संथाल विद्रोह हुआ था 1855-56 में। और उलगुलान जो विद्रोह है ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1899 ईस्वी में। और ताना भगत जो आंदोलन है ये कब हुआ था स्टूडेंट? तो ये हुआ था 1912 ईस्वी में। तो किस आंदोलन को उलगुलान विद्रोह के नाम से जाना जाता है? तो बिरसा मुंडा जो आंदोलन है उसको उलगुलान विद्रोह के नाम से जाना जाता है। और उलगुलान जो विद्रोह कब हुआ था? तो ये हुआ था 1899 ईस्वी में। संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो ये हुआ था 1855-56 ईस्वी में। और ताना भगत जो आंदोलन हुआ था ये हुआ था 1912 ईस्वी में। और एक ऑप्शन है स्टूडेंट बहावी आंदोलन। तो बहावी आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था स्टूडेंट? तो ये हुआ था बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र जो था ये था पटना था। और बिरसा मुंडा आंदोलन, संथाल विद्रोह और ताना भगत आंदोलन जो था स्टूडेंट ये सब था जनजातीय जो विद्रोह था एक तरह से। बिरसा मुंडा, संथाल विद्रोह और ताना भगत जो आंदोलन था ये जो था जनजातीय विद्रोह था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का गठन कब किया गया था। तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का गठन कब किया गया था स्टूडेंट? तो यह किया गया था 1885 ईस्वी में। तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का गठन हुआ था 1885 ईस्वी में। और जो है 1885 ईस्वी में क्या हुआ था स्टूडेंट? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भी जो स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। और बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का गठन भी हुआ था 1885 ईस्वी में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी का गठन किस घटना के बाद किया गया था? तो डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी के बाद का गठन जो है किस घटना के बाद किया गया था स्टूडेंट? तो ये किया गया था जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी का गठन किस घटना के बाद किया गया था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किया गया था। तो जलियांवाला बाग जो हत्याकांड कब हुआ था स्टूडेंट? तो ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। इसमें और ऑप्शन है स्टूडेंट, फर्स्ट ऑप्शन है बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो यह हुआ था 1905 ईस्वी में हुआ था स्टूडेंट बंगाल विभाजन। सेकंड ऑप्शन था जलियांवाला बाग हत्याकांड। अब थर्ड है डांडी मार्च। तो डांडी मार्च कब हुआ था? तो डांडी मार्च हुआ था स्टूडेंट 1930 ईस्वी में। और डांडी मार्च कौन चलाए थे? तो महात्मा गांधी चलाए थे। और फोर्थ ऑप्शन है स्टूडेंट भारत छोड़ो आंदोलन। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था स्टूडेंट? तो ये हुआ था 1942 ईस्वी में। और भारत छोड़ो आंदोलन भी जो है गांधी जी ही चलाए थे ये आंदोलन। तो फर्स्ट इसमें ऑप्शन क्या था स्टूडेंट? बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 ईस्वी में हुआ था। और कौन किया था बंगाल विभाजन? तो बंगाल विभाजन किया था लॉर्ड कर्जन ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था स्टूडेंट? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। इसको जनरल डायर ने करवाया था। और थर्ड ऑप्शन है स्टूडेंट डांडी मार्च। डांडी मार्च कब हुआ था? तो डांडी मार्च हुआ था 1930 ईस्वी में। और ये कौन करवाए थे? तो महात्मा गांधी डांडी मार्च करवाए थे। और फोर्थ ऑप्शन है स्टूडेंट भारत छोड़ो आंदोलन। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था स्टूडेंट? तो ये हुआ था 1942 ईस्वी में। और ये शुरू करवाए थे महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट कि नेहरू रिपोर्ट की मुख्य अनुशंसाएं कौन सी है? तो नेहरू रिपोर्ट की मुख्य अनुशंसाएं जो है कौन सी है स्टूडेंट? तो ये फर्स्ट ऑप्शन है भारत को पूर्ण औपनिवेशिक स्वराज का दर्जा। सेकंड ऑप्शन है संयुक्त निर्वाचन पद्धति की व्यवस्था। थर्ड ऑप्शन है भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन। और फोर्थ ऑप्शन है स्टूडेंट उपयुक्त सभी। तो इसमें क्वेश्चन था स्टूडेंट कि नेहरू रिपोर्ट के मुख्य अनुशंसाएं जो है कौन कौन सी है? तो ये भारत को पूर्ण औपनिवेशिक स्वराज का दर्जा, ये भी था नेहरू रिपोर्ट में लिखा हुआ। सेकंड ऑप्शन है संयुक्त निर्वाचन पद्धति की व्यवस्था, ये भी था। थर्ड ऑप्शन है भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन, ये भी नेहरू रिपोर्ट में लिखा गया था। और फोर्थ ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो इसमें जो सही ऑप्शन हो जाएगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट गांधी इरविन समझौता कराने में प्रमुख भूमिका किस नेता की रही है? तो गांधी इरविन समझौता कराने में प्रमुख भूमिका किस नेता की रही है स्टूडेंट? तो फर्स्ट ऑप्शन है तेज बहादुर सप्रू। सेकंड ऑप्शन है M.R. जयकर। थर्ड ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद। और फोर्थ ऑप्शन है ए और बी दोनों। इसमें गांधी इरविन समझौता कराने में जो प्रमुख भूमिका रही है तेज बहादुर सप्रू और M.R. जयकर को। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट अंतरिम सरकार में विदेशी मामले का प्रभार किसने संभाला था? तो जो अंतरिम सरकार बना था स्टूडेंट, उसमें विदेशी मामले का प्रभार किसने संभाला था? तो ये संभाले थे जवाहरलाल नेहरू ने। तो अंतरिम सरकार में विदेशी मामले का प्रभार किसने संभाला था? तो ये संभाले थे जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट सौदरा जो नंद है ये किसकी रचना है? तो फर्स्ट ऑप्शन है स्टूडेंट अश्वघोष। सेकंड ऑप्शन है बाणभट्ट। थर्ड ऑप्शन है भवभूति। और फोर्थ ऑप्शन है व्यास। तो सौदरानंद जो है किसकी रचना है? तो सौदरानंद जो रचना है अश्वघोष की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट कि मौर्य वंश के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज कौन था? तो मौर्य वंश के बाद दक्षिण भारत में सबसे जो प्रभावशाली राज था कौन था स्टूडेंट? तो यह था सातवाहन। तो मौर्य वंश के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज कौन था? तो सातवाहन राज था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट निम्नलिखित में से किसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया था? तो
पूछ रहा है स्टूडेंट कि किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया था। फर्स्ट ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, सेकंड ऑप्शन है इल्तुतमिश, थर्ड ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक और फोर्थ ऑप्शन है गयासुद्दीन तुगलक। तो कुतुब मीनार के निर्माण में कुतुब मीनार बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक। ये तीनों जो उसके निर्माण में योगदान दिया था, लेकिन गयासुद्दीन जो तुगलक है ये नहीं दिया था। 67 निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि धारण की और बाद में सुल्तान की। तो निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि धारण की और बाद में सुल्तान की। तो ये किए शेरशाह सूरी ने। तो किसने जो है हजरत आला की उपाधि धारण की और बाद में सुल्तान की, तो शेरशाह सूरी ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 68, कृत्रिम हीरा निम्न में से किसे कहा जाता है। तो कृत्रिम जो हीरा है स्टूडेंट, निम्न में से किसे कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है सिलिकॉन कार्बाइड, सेकंड ऑप्शन है ग्रेफाइट, थर्ड ऑप्शन है बिटुमिन्स कोयला, फोर्थ ऑप्शन है एंथ्रासाइट कोयला। तो कृत्रिम हीरा किसे कहा जाता है स्टूडेंट, तो ये कहा जाता है सिलिकॉन कार्बाइड को बोला जाता है कृत्रिम हीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, निम्न में कौन संलयन प्रक्रम पर आधारित है। तो निम्न में जो है कौन संलयन प्रक्रम पर आधारित है। फर्स्ट ऑप्शन है साधारण बम, सेकंड ऑप्शन है हाइड्रोजन बम, थर्ड ऑप्शन है परमाणु बम और फोर्थ ऑप्शन है A+C दोनों। तो कौन जो है संलयन प्रक्रम पर आधारित है, तो हाइड्रोजन जो बम है ये संलयन प्रक्रम पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र धातु नहीं है। तो निम्नलिखित में से जो है कौन सा मिश्र धातु नहीं है, तो इस्पात जो है मिश्र धातु है। सेकंड ऑप्शन है जिंक जो है मिश्र धातु नहीं है, इसमें जो है कोई मिलावट नहीं होता है, इसमें पीतल। थर्ड ऑप्शन है पीतल में जो है मिलावट होता है, पीतल में जो होता है तांबा और जिंक का मिलावट होता है तब पीतल बनता है। और फोर्थ ऑप्शन है कांसा, इसमें भी जो है मिलावट होता है। तो कौन सा मिश्र धातु नहीं है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, जिंक जो है मिश्र धातु नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, अमोनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो अमोनियम सल्फेट का जो है रासायनिक सूत्र क्या होता है स्टूडेंट, तो NH4 सफिक्स 2 SO4। तो अमोनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है, NH4 सफिक्स 2 SO4। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, CO2 में कार्बन की संकरण अवस्था क्या होती है। तो CO2 में कार्बन की संकरण जो अवस्था होती है क्या होती है स्टूडेंट, तो ये होती है sp। तो CO2 में कार्बन की संकरण अवस्था होती है sp। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, जब पानी जम जाता है तो उसके घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है। जब पानी जम जाता है तो उसके घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है स्टूडेंट, तो उसका घनत्व जो है कम हो जाता है। पानी अगर जम जाएगा स्टूडेंट तो उसका घनत्व जो है कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, फिटकिरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है। तो जो फिटकिरी होता है स्टूडेंट वह गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है, तो ये करती है स्कंदन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है। तो प्राकृतिक जो गैस है इसका मुख्य अवयव इसमें से कौन है। तो फर्स्ट ऑप्शन है मीथेन, सेकंड ऑप्शन है ब्यूटेन, थर्ड ऑप्शन है इथेन और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से सभी। तो प्राकृतिक गैस का जो मुख्य अवयव है ये है मीथेन है और मीथेन का जो फार्मूला क्या होता है स्टूडेंट, CH4 होता है। तो मीथेन का फार्मूला होता है CH4। तो सेट 2 में इतना ही क्वेश्चन था स्टूडेंट, GK GS और साइंस का। तो सेट 2 आज ख़त्म हो गया स्टूडेंट, कल से सेट 3 स्टार्ट करेंगे। और तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।